COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज फेफड़ों की एक प्रगतिशील स्थिति है जो वायु प्रवाह में रुकावट और सांस लेने में कठिनाई पैदा करती है। COPD के मुख्य लक्षण जैसे सांस की समस्या, इसमें श्वसन मार्ग में सूजन या मोटाई या रुकावट आ जाती है, जिससे हवा का अंदर और बाहर आना जाना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से लगातार खांसी का होना, बहुत ज़्यादा बलगम बनना, सीने में जकड़न या भारीपन बराबर बना रहता है। इसमें बहुत ज़्यादा थकान भी लगता है क्योंकि ऊर्जा स्फूर्ति की काफ़ी कमी हो जाती है। फेफड़ों में संक्रमण का हो जाना, जैसे निमोनिया या ब्रोंकाइटिस का संक्रमण होना, घरघराहट की आवाज़ निकलना, सांस आने और जाने के दौरान सीटी जैसा आवाज़ निकलना, कुछ मामलों में अचानक वजन का घट जाना और कुछ लोगों में पैरों और टखनों में सूजन की भी समस्या हो जाती है। COPD के मुख्य कारण कौन कौन से हैं? तो धूम्रपान इसका प्रमुख कारण है, वायु प्रदूषण भी इसका प्रमुख कारण है, धूल, रासायनिक धुएं इसका प्रमुख कारण है, और जेनेटिक अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की कमी के कारण, जो कि यह दुर्लभ है, इसके कारण भी यह समस्या पैदा हो जाता है। अगर ऐसी समस्या है तो तुरंत अपने श्वास रोग विशेषज्ञ से मिलिए, और इसमें लॉन्ग टाइम तक दवा चलता है और जिससे काफ़ी आराम मिल जाता है। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान देना होगा कि खुद से दवा नहीं बंद करना चाहिए, क्योंकि कुछ मामलों में लोगों को जब लग जाता है कि हाँ आराम हो रहा है, तो बिना डॉक्टरी सलाह के खुद से वो दवा बंद कर देते हैं, जिससे उन्हें पुनः रीअटैक की शुरुआत, सारी यही समस्या पुनः होने लगता है। तो आप ऐसी भूल न करें। जब तक डॉक्टर एडवाइस न दे तब तक दवा खुद से नहीं बंद करना है, और जब तक कहे तब तक दवा लेना है। तो इस बातों का आपको ध्यान देना होगा। अब चलिए बात करते हैं COPD के मुख्य प्रकार। इसके दो प्रकार हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, वातस्फीति। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में इसमें फेफड़ों के वायु मार्गों की परत में सूजन रहता है। इसी सूजन से वायु मार्ग संकरे हो जाते हैं, जिससे खांसी और बलगम बहुत ज्यादा बनने लगता है। वातस्फीति, इसमें फेफड़ों की छोटी वायु थैलियां क्षतिग्रस्त हो जाती है और अपनी लचीलापन खो देती है। इसमें हवा फेफड़ों में फंस जाती है और रक्त प्रवाह में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, जिससे सांस लेने में तकलीफ होता है। अब चलिए बात करते हैं कि अगर इसमें दवा चल भी रहा है तो आपको परहेज, डाइट और योग, इन तीनों पर ध्यान देना भी होगा। तो सबसे पहले परहेज इसमें बेहद इंपॉर्टेंट है। तो परहेज में किसी भी प्रकार का, जितने भी प्रकार के फैटी फूड, चिकना, मसाला, चीनी, धूम्रपान, प्रदूषण, शराब और कार्बोनेटेड पेय, इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना है। और इसमें नमक की मात्रा थोड़ा कम लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा नमक लेना भी इसमें ठीक नहीं होता है। अब चलिए बात करते हैं डाइट के संबंध में। तो डाइट में आप ध्यान रखिएगा कि सुबह के वक्त आप कम से कम डेली 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए, और उसके आधे घंटे के बाद आप भीगा हुआ मूंग या चना, इसे भिगो लीजिए। उसे आप सलाद के साथ ले सकते हैं। अब बीच बीच में यदि आप शुगर के पेशेंट नहीं हैं तो थोड़ा बहुत गुड़ का भी सेवन आप कर सकते हैं। और अपने डाइट में इससे आधे घंटे के बाद आप जौ का दलिया अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। सत्तू का रोटी भी काफ़ी फायदेमंद होता है, इसे भी आप ले सकते हैं। और
हरी सब्जियों का सेवन करिए और अपने डाइट में एक बार कम से कम मूंग का दाल जरूर लें। एक टाइम आप मूंग का दाल लीजिए और एक टाइम आप अरहर का दाल लीजिए, तो इसे जरूर करिए। और जो लोग मीट लेना पसंद करते हैं तो इसमें मछली का सेवन करना काफ़ी फायदेमंद होता है और उबले हुए अंडे का भी सेवन कर सकते हैं। और दूध में देसी कच्चे अंडे का जो लिक्विड होता है उसे भी लेने से काफ़ी फायदेमंद होता है। अब बात करते हैं कि 4 से 6 के बीच में आप लोगों को कोई फल लेना है। जो भी फल भी ले सकते हैं, सलाद भी ले सकते हैं। और शाम के वक्त आपको जितना भोजन लगे उससे एक रोटी कम लेना है। और शाम के टाइम आप अरहर का दाल लीजिए, हरी सब्जी लीजिए और जितना भूख हो उससे एक रोटी आप कम लीजिए। उसके बाद आधे घंटे आप वॉक जरूर करिए। अगर आप शुगर के पेशेंट नहीं हैं तो दूध में हल्की सी किशमिश का भी सेवन कर सकते हैं और छुहारे का भी सेवन कर सकते हैं बीच बीच में। और मुनक्के का सेवन करना भी काफ़ी कारगर होता है, तो इसे आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं यदि आप शुगर के पेशेंट नहीं हैं तो। अब इसके साथ साथ योग बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें करना क्या है कि कम से कम 15 से 20 मिनट का ध्यान जरूर करें। उसके बाद प्राणायाम करें, बीच बीच में आप नाड़ी शोधन करिए और कुछ आसन जो आपको सहज लगे उसे आप कर सकते हैं, जैसे भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, गोमुख आसन, नटराज आसन। तो ये सब विशेष आसन हैं जिसे आप कर सकते हैं और यह काफ़ी कारगर होता है। और सुबह का टहलना और शाम का टहलना आप नियमित करिए, यह भी काफ़ी कारगर होता है। अब चलिए बात करते हैं इसके परीक्षण के बारे में। तो इसमें कई टेस्ट होते हैं जिसकी वजह से पता चल जाता है कि यह रोग किस स्थिति में है, उसी हिसाब से इसका दवा चलता है। इसके जो मुख्य परीक्षण है इसमें स्पाइरोमेट्री, पल्स ऑक्सीमेट्री इसका भी टेस्ट होता है। इमेजिंग टेस्ट में एक्सरे, सीटी स्कैन दोनों हो सकता है। और ब्लड टेस्ट में अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन AAT की कमी की जांच होती है। तो इसके वजह से भी कुछ मामलों में इसकी भी जांच लेते हैं जिससे पता चलता है कि यह COPD की समस्या कितना है, उसी के अनुसार दवा चलता है। और आर्टेरियल ब्लड गैस, इसे ABG कहते हैं, इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की मात्रा को निर्धारित कर तब इसका टेस्ट होता है, तब उसी हिसाब से इसका दवा चलता है। यह इसका विशेष टेस्ट है जो कि ज़रूरी है और इसकी के टेस्ट के बाद ही आपको तय कर पाते हैं डॉक्टर कि किस अनुसार से आपका कितना डोज और कितना दवा चलना चाहिए।